नमस्कार। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की दुनिया में गोता लगाएंगे। सोचिए, ये उन नियमों का सिस्टम है जो एक ऐसी दुनिया में ऑर्डर बनाए रखता है जहां कोई एक ग्लोबल सरकार है ही नहीं। ये अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल यही है। एक दुनिया, 195 से ज्यादा देश और कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं, तो फिर यहाँ किसी भी तरह का कोई ऑर्डर, कोई व्यवस्था है कैसे? पूरी तरह से अराजकता क्यों नहीं फैल जाती? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा सफर इन 5 हिस्सों से गुजरेगा। पहले हम नियम और खिलाड़ी समझेंगे, फिर देखेंगे कि देशों के बीच समझौते कैसे होते हैं और लोगों को सुरक्षा कैसे मिलती है। इसके बाद हम समुद्र और अंतरिक्ष जैसे हमारे साझा इलाकों के कानून जानेंगे। फिर दुनिया के टाउन हॉल यानी यूएन और ग्लोबल कोर्ट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य की चुनौतियों की बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द रूल्स एंड द प्लेयर्स। किसी भी खेल को खेलने के लिए एक रूल बुक और खिलाड़ियों की पहचान तो चाहिए ही, है ना? इंटरनेशनल लॉ का मैदान भी कुछ ऐसा ही है। तो आखिर ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम है जो ये तय करते हैं कि देश एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। लेकिन समय के साथ इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। अब ये सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि हम जैसे व्यक्तियों पर भी लागू होता है और साथ ही यूएन या डब्ल्यूटीओ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये नियम आते कहाँ से हैं? इसका जवाब मिलता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के आर्टिकल 38 में। इसके 4 मुख्य सोर्स हैं। सबसे जरूरी है ट्रीटीज यानी देशों के बीच लिखित समझौते। दूसरा है कस्टम, मतलब देशों का वो लगातार प्रैक्टिस जिसे वो एक कानूनी जिम्मेदारी मानते हैं। तीसरे हैं जनरल प्रिंसिपल्स यानी वो बुनियादी कानूनी सिद्धांत जो दुनिया के ज्यादातर लीगल सिस्टम में मौजूद हैं। और आखिर में आते हैं अदालती फैसले और विद्वानों के लेख जो सहायक की भूमिका निभाते हैं। और इस खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? वो हैं स्टेट्स यानी देश। पर किसी को भी हम देश कब कह सकते हैं? इसके लिए है मॉन्टेविडियो क्राइटेरिया। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है PTGC। P यानी एक परमानेंट पॉपुलेशन, T यानी एक तय टेरिटरी, G यानी एक असरदार गवर्नमेंट और C यानी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की कैपेसिटी। अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा, ठीक है, नियम है, खिलाड़ी भी हैं, पर अगर कोई देश नियम तोड़ दे तो? आखिर कोई वर्ल्ड पुलिस तो है नहीं जो उसे सजा दे। यहीं पर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। अगर कोई देश कोई इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी भरपाई करे। भरपाई के 3 तरीके हैं जिन्हें हम RCS से याद रख सकते हैं। रेस्टिट्यूशन मतलब हालात को पहले जैसा करना, कॉम्पेंसेशन यानी पैसों में मुआवजा देना, और सेटिस्फैक्शन जैसे कि औपचारिक तौर पर माफी मांगना। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पैक्ट्स, पीपल एंड प्रोटेक्शंस। यहां हम ये देखेंगे कि देश डील कैसे करते हैं और कैसे धीरे धीरे इंटरनेशनल लॉ का फोकस सिर्फ देशों से हटकर आम लोगों की सुरक्षा पर भी आ गया है। देखिए, संधियों यानी ट्रीटीज का पूरा कानून एक बहुत ही मजबूत लैटिन सिद्धांत पर टिका है, पैक्टा सुंट सर्वंडा। इसका सीधा सा मतलब है समझौतों का पालन करना होगा। ये इतना जरूरी प्रिंसिपल है कि इसे वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के आर्टिकल 26 में भी शामिल किया गया है। इंटरनेशनल लॉ में सबसे बड़े बदलावों में से एक है एक आम इंसान की हैसियत। 1945 से पहले कानून की नज़र में एक व्यक्ति सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह था। लेकिन 1945 के बाद यूएन चार्टर के साथ वो एक सब्जेक्ट बन गया। उसे सीधे तौर पर अधिकार मिले जैसे ह्यूमन राइट्स। और आज तो हालत यह है कि एक व्यक्ति न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए केस कर सकता है बल्कि गंभीर अपराधों के लिए उस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा भी चल सकता है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। राष्ट्रीयता की बात करें तो नोटेबम केस ने एक बहुत जरूरी सिद्धांत दिया था, जेन्युइन लिंक डॉक्ट्रिन। इसका मतलब यह है कि किसी देश को अगर अपने नागरिक को डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन देनी है तो उस नागरिक का उस देश से सिर्फ कागजी रिश्ता नहीं बल्कि एक असली, एक वास्तविक जुड़ाव होना चाहिए। आज गोल्डन पासपोर्ट के जमाने में यह सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अब 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जिनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम। ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक्स्ट्राडिशन का मकसद है किसी भगोड़े अपराधी को वापस भेजना ताकि उस पर मुकदमा चल सके। वहीं असाइलम का मकसद है किसी सताए हुए व्यक्ति को सुरक्षा देना। एक्स्ट्राडिशन का सिद्धांत है ऑट देदरे ऑट जुडिकारे,
यानी या तो सौंपो या मुकदमा चलाओ। जबकि असाइलम का मूल सिद्धांत है नॉन रिफ्यूलमेंट, मतलब किसी को भी ऐसी जगह वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसकी जान को खतरा हो। चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन पर आते हैं, गवर्निंग आवर शेयर्ड स्पेसेस। एक बड़ा सवाल है, समंदर, हवा और बाहरी अंतरिक्ष, इनका मालिक कौन है? क्योंकि ये वो जगहें हैं जो किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं आती। समुद्र का कानून, जिसे यूएन क्लॉज 1982 कंट्रोल करता है, समंदर को कई जोन्स में बांटता है। तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है टेरिटोरियल सी, जहां देश की पूरी संप्रभुता होती है। 200 नॉटिकल मील तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, जहां देश को सभी आर्थिक संसाधनों जैसे मछली और तेल पर खास अधिकार मिलते हैं। और उसके बाद का सारा इलाका है हाई सीज, जो सबके लिए खुला है। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब है कि गहरे समुद्र की तलहटी और उसमें मौजूद सारे संसाधन किसी एक देश के नहीं हैं, वो पूरी मानवता की साझी विरासत हैं। कोई भी देश वहां जाकर अपना झंडा नहीं गाड़ सकता। अब जैसा समंदर के लिए है वैसा ही कुछ अंतरिक्ष के लिए भी है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ मूल सिद्धांत हैं। ये पूरी मानवता का क्षेत्र है, प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड। कोई देश इस पर अपना हक नहीं जता सकता। नो नेशनल एप्रोप्रिएशन। इसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा, पीसफुल यूज। किसी भी प्राइवेट कंपनी की एक्टिविटी के लिए भी देश की ही स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और किसी भी नुकसान के लिए लायबिलिटी भी उसी की होगी। तो अब तक हमने नियम, खिलाड़ी और खेलने की जगह की बात कर ली, पर अब सवाल है कि रेफरी कौन है? इस ग्लोबल सिस्टम के अंपायर कौन है और वे कहां से काम करते हैं? यही है हमारा अगला सेक्शन, द वर्ल्ड्स टाउन हॉल। 193 ये संख्या है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सदस्य देशों की। इसे हम एक तरह से दुनिया की संसद कह सकते हैं, जहां हर देश को एक वोट मिलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। लेकिन असल पावर वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। पर इसकी एक बड़ी हकीकत ये भी है कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स यानी P5 के पास वीटो पावर है, जो अक्सर किसी भी बड़े एक्शन को होने से रोक देती है। अब बात दुनिया की 2 सबसे बड़ी अदालतों की। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये देशों के बीच के झगड़े सुलझाती है, जैसे सीमा विवाद। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, ये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है, जैसे नरसंहार या युद्ध अपराधों के लिए। तो बस इतना याद रखना है, ICJ है स्टेट्स के लिए और ICC है इंडिविजुअल्स के लिए। तो हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, आगे का रास्ता। हमने पूरा सिस्टम तो देख लिया, पर सवाल यह है कि क्या ये रूल बुक भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार है? देखिए, अगर इस पूरी चर्चा से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इंटरनेशनल लॉ हमारी दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर सहयोग की सारी कोशिशें चलती हैं। ये कोई ऊपर से थोपा गया हुक्म नहीं है, ये देशों की सहमति पर बना एक सिस्टम है जो लगातार विकसित हो रहा है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है। और अंत में एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। दुनिया की ये जो रूल बुक है, ये मुख्य रूप से देशों के लिए लिखी गई थी। पर आज जब हम AI, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पैंडेमिक्स के दौर में जी रहे हैं, तो हमें इस किताब में कौन से नए अध्याय जोड़ने की जरूरत है?